subscribe my channel and press bell icon for new video notifications। यह चैप्टर पालनपुर गांव की कहानी के बारे में है। यह एक काल्पनिक गांव है और इस गांव की कहानी के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की गई है। उत्पादन से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संचालन होता है वो इसमें बताया गया है। पालनपुर गांव की मुख्य क्रिया खेती करना है और इसके अलावा कुछ और भी क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी उद्योग, परिवहन, ये सारी क्रियाएं भी होती हैं। अब हमें किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है। बिना संसाधनों के उत्पादन संभव नहीं है। ये संसाधनों का निर्माण होता कहाँ से है? संसाधन हमें खेती के माध्यम से या दूसरी अन्य क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। संसाधन वह वस्तु होती है जो हमारे उपयोग में आती है या उत्पादन करने के लिए जो सहयोग प्रदान करती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, जिसमें से किसी चीज़ का अगर हमें उत्पादन करना है तो हमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। तो जो खेती से जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं वो वाले, या हमें प्रकृति से सीधे ही कोई संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, कोई वस्तु प्राप्त हो रही है जो निर्माण में सहायक है, उत्पादन में सहायक है, वह सारे संसाधन कहलाते हैं। कुछ मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, वह भी संसाधन है। स्वयं मानव का प्रयास और मुद्रा, ये सारे के सारे क्या हैं? संसाधन हैं। और इन संसाधनों से मिलकर ही हम उत्पादन कर सकते हैं और यह उत्पादन अर्थव्यवस्था के संचालन में सहयोग देता है। इस पालनपुर गांव की कहानी के माध्यम से भी हमें उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय करवाने की कोशिश की गई है। इनसे अवगत कराया गया है कि भाई उत्पादन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन संसाधनों की ज़रूरत होती है, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। अब हमें इस उत्पादन की ज़रूरत क्यों है? तो इस उत्पादन की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि वस्तुओं, हमारी इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए हमें उत्पादन की ज़रूरत है। कि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें उत्पादन की ज़रूरत है। अब ये जो उत्पादन है वो विभिन्न प्रकार के संसाधनों से होता है, यानी कि जितने भी प्रकार के जो संसाधन हैं उन सभी के सहयोग से हम उत्पादन कर सकते हैं। अब इन संसाधनों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हम एक बार इस गांव की कहानी के माध्यम से देखते हैं। पालनपुर गांव के बारे में कुछ ये विशेषता दी गई है। ये सब के सब ये मान लीजिए संसाधन है और इन संसाधनों से किस प्रकार से उत्पादन होता है वो हम इसमें जानेंगे। पहला कह रहा है कि पालनपुर है वो अपने गांव के आसपास के कस्बों से जुड़ा हुआ है। दूसरा कह रहा है कि यह एक बड़ा गांव रायगंज है, उससे ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है और आगे भी एक निकटतम छोटे कस्बे से शाहपुरा से जुड़ा हुआ है। अब ये जो सड़क है ये भी एक प्रकार से संसाधन है और यह संसाधन किस प्रकार से उत्पादन में सहायक देता है। मान लीजिए कि गांव में खेती होती है, खेती से जो हम जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं, जो संसाधन बन रहा है, उसको हमें शहर तक पहुंचाने के लिए सड़क की ज़रूरत है। तो सड़क भी एक प्रकार से उत्पादन में सहायक हो गया। दूसरा, बैलगाड़ी और भैंसा बग्घी से लेकर यहाँ पर अनेक तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक इत्यादि भी आप देख सकते हो। अब जो भी चीज़ हमने इस गांव में कृषि के माध्यम से पैदा की है वो उसको ले जाने के लिए हमें संसाधन की जरूरत हो गई। तो उत्पादन में ये सारी चीज़ें भी सहयोग प्रदान कर रही हैं। और आगे बता रहे हैं कि लगभग यहाँ 450 के आसपास परिवार रहते हैं। उच्च जाति के परिवार ये हैं। इनके मकान ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। कुछ निम्न जाति के लोग भी रहते हैं, 1/3 के आसपास उनकी जनसंख्या है। इनके मकान कच्चे घास फूस इत्यादि से बने हैं। अब ये सारे के सारे क्या है? मानव संसाधन है। अब श्रम की जरूरत भी हमें पड़ती है, तो ये भी एक श्रम भी एक क्या हुआ? संसाधन हो गया और इस संसाधन के माध्यम से हम उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा, अधिकांश घरों में बिजली है। बिजली की क्रिया भी बिजली भी एक संसाधन है। जैसे हमें सिंचाई पद्धति हम देखेंगे, इसमें सिंचाई, बिजली आने से सिंचाई की व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, जिससे हम अधिक संसाधनों का उत्पादन कर सके हैं। दूसरा, इसमें प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी हैं। ये सारे भी संसाधनों के रूप हैं। ये भी किस प्रकार से उत्पादन में सहायता करते हैं कि अगर
कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो सकेगा, अतः उसके स्वास्थ्य का ध्यान भी हमें रखना होगा। कुछ कामों में हमें शिक्षित लोगों की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके ऐसे श्रमिक तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर स्कूल वगैरह की भी ज़रूरत है। अतः ये सब के सब सारी जो चीज़ें हैं वो संसाधन हैं और उत्पादन में ये सारी चीज़ें सहयोग प्रदान करती हैं। अब उत्पादन के लिए हमें कुछ आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनके बिना उत्पादन संभव नहीं है, जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ये सारी की सारी आवश्यक चीज़ें हैं, इनके बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर जब किसी चीज़ का उत्पादन करती है तो वह उत्पादन का संगठन कहलाता है। उत्पादन का उद्देश्य क्या है कि ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को तैयार करना जिनकी हमें आवश्यकता है, या ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हम किन चीज़ों से तैयार कर सकते हैं, हम उत्पादन करके ही ऐसी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। उत्पादन के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे भूमि हो गया, और जैसे हमें किसी क्षेत्र में खेती करनी है, जैसे हमें कच्चे माल के रूप में गेहूं की ज़रूरत है, हमें कच्चे माल के रूप में चावल की ज़रूरत है, तो हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम भूमि के ऊपर ही उगा सकते हैं। इनके अलावा कुछ और भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे जल, वन और खनिज। इनके बिना भी उत्पादन संभव नहीं है। अगर हमें कोई उत्पादन करने के लिए कोई कारखाना लगाना है या हमें खेती करनी है तो हमें जल की जरूरत पड़ेगी, या हमें जल की ज़रूरत बहुत सारे कामों में पड़ती है। खनिज पदार्थों की जरूरत भी बहुत सारे कामों में पड़ती है। कोई भी हम उत्पादन करते हैं तो उसमें बिना खनिजों के उत्पादन संभव नहीं है। फिर दूसरा इसमें आता है श्रम, यानी कि काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोई भी हम काम करेंगे, उत्पादन तभी संभव होगा जब उसमें आप काम करेंगे या श्रम करेंगे। तो काम करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी एक आवश्यक वस्तु हो गई। तीसरा है भौतिक पूंजी, यानी कोई भी कार्य करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसके प्रत्येक स्तर पर कई तरह की आगत का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें वहाँ मशीनरी की भी ज़रूरत है, औजार की भी ज़रूरत है, कच्चे माल की भी ज़रूरत है, और मजदूरों को देने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी वस्तुएं या चीज़ें भौतिक पूंजी कहलाती है। और इस भौतिक पूंजी को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, एक स्थायी पूंजी, दूसरी है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में वो चीज़ें आती हैं जैसे औजार, मशीन और भवन, यानी इनका एक बार उपयोग करने के बाद हम बार बार कई सालों तक इसका उपयोग कर सकते हैं, और इन सब की ज़रूरत हमें उत्पादन में पड़ती है। तो ये हो गई स्थायी पूंजी। दूसरी है कार्यशील पूंजी, यानी कि जो कच्चा माल, नगद मुद्रा, ये कार्यशील पूंजी कहलाती है। यानी किसी काम को करने के लिए हमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, और उस समय काम करने वाले मजदूरों को हमें उनकी मजदूरी देने के लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है, या कच्चे माल को ही खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। यानी उत्पादन के दौरान हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कच्चा माल, नगद मुद्रा इत्यादि ये सब कार्यशील पूंजी कहलाती है। चौथा है मानव पूंजी। मानव पूंजी ये एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गया है, इसके बिना उत्पादन संभव नहीं है। मानव पूंजी क्या होता है कि हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको उत्पादन करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की, जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, इन सभी चीज़ों को एक साथ लाकर ही हम उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सब मनुष्य अपने ज्ञान के माध्यम से ये सारी चीज़ें कर सकता है। अपने श्रम या उद्यम के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके वह उत्पादन कर सकता है, या उस उत्पादित वस्तु को वह अपने ज्ञान के आधार के ऊपर उसको बाजार में उनको उस वस्तु को लेकर जाना है। तो ये सब का सब कैसे संभव है? मानव के द्वारा। वह अपने ज्ञान और उद्यम के द्वारा ये सारे कार्य संपन्न करता है। तो ज्ञान और उद्यम की जो क्रिया है इसी को क्या बोला जाता है? मानव पूंजी बोला जाता है। इसको इसी पुस्तक के चैप्टर 2 में हम इसको विस्तार से हम इसको समझेंगे। तो ये जो जितने भी कारक हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव, इन सभी का एक साथ मिलकर किसी चीज़ का उत्पादन करना, या ये
क्या कहलाता है? उत्पादन का संगठन कहलाता है। ये सारे के सारे कारक जब एक साथ मिल जाते हैं तो वह उत्पादन का संगठन कहलाते हैं। अब इस उत्पादन को करने के लिए ये जो पालनपुर गांव है, इस पालनपुर गांव में किस प्रकार से संसाधनों का विकास होता है और कौन कौन से जो वस्तुएं हैं जो संसाधनों का निर्माण करती है और उन संसाधनों के माध्यम से उत्पादन संभव हो पाता है, वो हम एक बार पूरा विस्तार से देखते हैं। पालनपुर में खेती, कि पालनपुर जो गांव है इसका मुख्य कार्य खेती करना है। अब इस खेती करने के लिए हमें भूमि की जरूरत पड़ेगी। भूमि एक आवश्यक कारक है उत्पादन करने के लिए किसी भी चीज़ का। तो भूमि क्या है? पालनपुर गांव की जो भूमि है वो स्थिर है और इस गांव का मुख्य क्रिया है वो खेती है और ये जो भूमि है वह स्थिर है। इसमें काम करने वालों में 75% लोग, गांव के 75% लोग अपनी आजीविका वो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन कृषि उत्पादन में मूलभूत कठिनाई जो है वो ये है कि ये भूमि जो क्षेत्र है यह वस्तुतः क्या होता है? स्थिर होता है। यानी कि गांव की जो भूमि है वही भूमि रहेगी, उसमें आप कहीं से कोई भूमि लाके रख नहीं सकते, यानी भूमि को किसी तरह से बढ़ा नहीं सकते हैं। तो वह स्थिर होगी। जो कुछ हमें उत्पादन करना है, जितने संसाधनों का निर्माण करना, वो हमें इसी भूमि के ऊपर करना है। ये स्थिर इसलिए है क्योंकि 1960 से अभी तक इसमें कोई खास विस्तार नहीं हुआ है। ये 1960 में जितनी भूमि थी, 1960 से लेकर अभी तक जितनी भूमि थी उतनी ही भूमि है यहाँ पर। कि ये जो उपलब्ध भूमि है, क्या इसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है क्या? यानी कि जो उपलब्ध भूमि है उसी में उत्पादन करने का काम हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है एक बार वो देखते हैं। कि कोई भी भूमि इस गांव की बेकार नहीं छोड़ी जाती। खरीफ के मौसम में यानी बरसात के मौसम में यहाँ पर ज्वार बाजरा बोया जाता है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच यहाँ पर आलू की खेती की जाती है। रबी के मौसम में यहाँ पर गेहूं उगाया जाता है और भूमि के एक भाग में यहाँ पर गन्ने की खेती भी की जाती है। अब पालनपुर गांव का जो किसान है साल में 3 अलग अलग फसलें पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी अच्छी है, क्योंकि बिजली जल्दी आ गई थी और यहाँ सिंचाई की पद्धति ही बदल गई थी बिजली आ जाने की वजह से। अब हमने ये देखा कि इस गांव में जो उपलब्ध भूमि है वो कोई भी भूमि बेकार नहीं है और पूरी की पूरी भूमि पर वर्ष भर खेती की जा रही है। तो फिर इसमें उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जाए, यानी अधिक पैदावार किस प्रकार से की जाए, उसका कोई तरीका है क्या? तो उसका जो तरीका है वो है बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग करके, दूसरा आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके यहाँ पर हम इस गांव की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। बहुविध फसल प्रणाली वह होती है कि साल में या वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या बोला जाता है? बहुविध फसल प्रणाली बोला जाता है। कि इस गांव की बात करें तो इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से 2 फसलों का उत्पादन किया जाता था, लेकिन पिछले 15-20 सालों में यहाँ तीसरी फसल आलू के रूप में पैदा की जाने लगी है। तो यानी कि पहले जब 2 फसलें पैदा हो रही थी, अब तीसरी भी फसल पैदा की जाने लगी, तो इसका पैदावार बढ़ गया है। दूसरा आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके अब 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और इस हरित क्रांति के दौरान अच्छी उपज देने वाले HYV बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती की गई, जिससे पैदावार या उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो जो स्थिर भूमि है उस स्थिर भूमि में अधिक उत्पादन करने के लिए हम इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर हम इस भूमि के ऊपर आधुनिक कृषि पद्धति का प्रयोग करेंगे या बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो क्या यह भूमि यह धारण कर पाएगी, कि क्या यह भूमि उर्वर बनी रह पाएगी? अगर हम इतना इसमें प्रयोग करेंगे तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है और इसकी सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत हमें है। क्योंकि अगर आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अगर अति उपयोग कर लिया, यानी कि हम इसका अगर बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, इसमें अधिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करेंगे, तो इस भूमि की, इस मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और नलकूपों से अगर सिंचाई के करेंगे और उस सिंचाई के कारण जो भूजल स्तर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अति उपयोग कर लेंगे तो पानी कम हो जाएगा। अब ये जो मिट्टी की उर्वरता और भूजल है
ये ऐसे संसाधन हैं जो कई वर्षों में बनते हैं, यानी इनके पुनर्जीवित करना बहुत ही कठिन है। इसको पुनर्जीवित करने में बहुत अधिक समय लगता है, और अगर इसकी मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई तो क्या हम अधिक उत्पादन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अतः हमें इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करना पड़ेगा, जो भावी विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की हमें देखभाल करनी पड़ेगी। तभी हम अधिक से अधिक संसाधनों को पैदा कर पाएंगे, और अधिक संसाधन पैदा होंगे तभी हम अधिक उत्पादन भी कर पाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो भूमि एक महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो गांव के किसानों में किस प्रकार से बटी हुई है। संसाधनों का विकास करने के लिए भूमि हमें समान रूप से वितरित होगी तो सभी समान रूप से उत्पादन कर पाएंगे, लेकिन अगर इसका असमान वितरण होगा तो कुछ लोगों को तो काम नहीं मिलेगा, या कुछ लोगों के पास जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो उन पर प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो भी उत्पादन में असमानता हो जाती है। तो क्या हम देखते हैं कि जो बालनपुर गांव है कि यहाँ में पर किसानों के पास भूमि का वितरण किस प्रकार से है। यानी इस गांव की बात करें तो लगभग 450 के आसपास यहाँ पर परिवार हैं, और इनमें से लगभग एक की है, यानी कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, और वो अधिकांश दलित लोग हैं। यानी कि गांव के जो दलित लोग हैं उनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है। अब भूमि नहीं है तो वो उत्पादन भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि 240 परिवार हैं जो मध्यम आकार के परिवार हैं, उनके पास 2 हेक्टर से भी कम क्षेत्रफल वाले छोटे से टुकड़े के ऊपर भूमि है। यानी कि जो भूमि का टुकड़ा है वो 2 हेक्टर से भी कम है, तो वो भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उनको अगर वो खेती इस पर करेंगे तो वो एक साल में अपनी ज़रूरतों का ही उत्पादन कर पाएंगे, अधिक उत्पादन नहीं करेंगे, अधिक संसाधनों का वो उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो उत्पादन होगा नहीं। तीसरा है पालमपुर में कुछ छोटे और बड़े किसान हैं, जिन लगभग 60 परिवार हैं, उनके पास 2 हेक्टर से अधिक भूमि पर है, और कुछ किसानों के पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा अधिक भूमि है। अब यहाँ पर हमने भूमि का असमान रूप से वितरण देखा, तो संसाधनों का जो उत्पादन है वो भी असमान हो जाता है। तो यह असमान संसाधनों का उत्पादन के ऊपर विपरीत असर डालता है। पांचवा है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। यानी कि श्रम भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बिना भी उत्पादन संभव नहीं है। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन एक दूसरा आवश्यक कारक है। खेती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम की जरूरत होती है। अब इसमें से जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने परिवारों के साथ अपने खेतों पर स्वयं काम करते हैं, यानी उनके परिवार के लोग भी लगे रहते हैं, और खेती के लिए जो आवश्यक श्रम है उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन गांव के जो बड़े और मझोले किसान हैं जिनके पास खेती ज़्यादा है, तो वो अकेले या उनका परिवार तो संभव है नहीं कि पूरे खेत पे काम कर ले, इसलिए वो क्या करते हैं, श्रमिकों को किराए के ऊपर लेकर आने का काम करते हैं। अच्छा, ये अगर इस प्रकार की व्यवस्था को अगर देखा जाए कि छोटे किसान इस प्रकार से काम करते हैं, बड़े किसान उत्पादन के लिए इस प्रकार से काम करते हैं, तो इसी व्यवस्था को अगर हम किसी अपने स्वयं के गांव के ऊपर देख लो, या व्यापक स्तर के ऊपर हम पूरे अगर देश की बात करें, तो वहाँ पर भी उत्पादन के लिए इसी प्रकार से हम श्रमिकों की व्यवस्था करते हैं। तो उत्पादन के लिए श्रम व्यवस्था भी जरूरी है। आगे है कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की जो तीसरा उत्पादन के लिए जो कारक है वो है पूंजी। अब पूंजी के बिना भी उत्पादन संभव नहीं है। तो यहाँ पर इस काल्पनिक गांव में पालनपुर में पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। अब हम देखें, खेती के आधुनिक तरीकों के लिए हमें बहुत अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिए अगर हम आधुनिक तरीके से खेती करेंगे। अब आधुनिक तरीके से खेती हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का निर्माण करना है ताकि उत्पादन भी ज़्यादा हो सके। अब यहाँ पर जो छोटे किसान हैं वो पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं, वो पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेते हैं, गाँव के बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से या व्यापारियों से वो कर्ज लेते हैं, और ऐसे कर्ज पर वो ब्याज की दर वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, और कर्ज को चुकाने में बहुत ज़्यादा उनको कष्ट सहन करना पड़ता है। तो यही व्यवस्था अगर हम पूरे देश में देखें
तो पूंजी की व्यवस्था करने के लिए हम इसी प्रकार की परिस्थितियों से घिरे रहते हैं। इसके विपरीत मंझोले और बड़े किसानों की बात की जाए तो वो अपने खेती से ही बचत करते हैं और उस आवश्यक पूंजी का निर्माण करते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि ये जो पूंजी है वो किस प्रकार से छोटे और बड़े किसान निर्माण करते हैं, उनका इस पूंजी की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसान क्या करता है कि इन सभी कारकों का उपयोग करके वह खेती करता है। यानी चलो मान लेते हैं कि वो गेहूं पैदा करता है, तो उस गेहूं का करता क्या है, तो उस गेहूं को चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि छोटे किसानों के द्वारा अपने परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और जो अधिशेष बचा हुआ गेहूं है उसको वो बेच देते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा उनके पास ना तो ज़मीन है, तो उत्पादन भी कम होता है, पैदावार कम होने की वजह से तो बहुत सारा तो वो अपने उपयोग के लिए रख लेते हैं और बेचने में वो बहुत थोड़ा ही बेच पाते हैं। और बड़े और मझोले किसान की बात की जाए तो उनके पास अधिक पैदावार होती है, तो वो ज़्यादा अधिशेष यानी कृषि उत्पादों को वो अधिक ज़्यादा बेच पाते हैं, तो उनके पास जो पूंजी है वो अधिक मात्रा में वो संचित कर पाते हैं। यानी कि कमाई के एक भाग को ये जो किसान है वो अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती से ही पूंजी की व्यवस्था अपनी बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान इस बचत का उपयोग पशु, ट्रक इत्यादि खरीदने में या कुछ दुकान खोलने में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस गांव के लोग पूंजी का निर्माण करते हैं। और इस गांव के माध्यम से हमें ये समझना है कि हमारे देश में इस अर्थव्यवस्था को संचालन के लिए इन सारी चीज़ों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। ये इस अध्याय को, इस कहानी को बताने का उद्देश्य है। इस गांव में, इस काल्पनिक गांव में मुख्य कार्य जो कृषि था, उस कृषि के साथ साथ कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी इस गांव में होती हैं। जैसे डेयरी एक अन्य प्रचलित क्रिया है, यानी कि जो दूध पैदा किया जाता है वो एक पास के गांव से में बेच दिया जाता है और उस गांव में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र भी खोला हुआ है। तो यहाँ से भी तो ये सारी की जो क्रिया है ये भी उत्पादन में सहयोग दे रही है। दूसरी है पालम में लघु स्तरीय विनिर्माण हो रहा है, यानी कि पालनपुर गांव में लगभग 50 से भी कम लोग हैं जो विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। विनिर्माण कार्य एक छोटे पैमाने पर किया जाता है, यानी कि इसमें छोटे घरेलू स्तर के ऊपर ये कह लें कि हम कुटीर उद्योग धंधों की तरह हैं, घर पे ही छोटे मोटे काम किए जाते हैं। तीसरा, हमने इस गांव में देखा कि कुछ लोगों ने दुकानदार या छोटे व्यापारी के रूप में वो काम करते हैं, यानी शहर के थोक बाजार से सामान खरीदते हैं और उसको गांव में लाकर बेच देते हैं। तो ये भी एक प्रकार से आर्थिक क्रिया है, ये भी उत्पादन में सहायक देती है। तीसरा, चौथा है परिवहन, यानी कि परिवहन ये रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और बैलगाड़ी, ये सारी परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं भी उत्पादन में सहयोग दे रही हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि कृषिगत और गैर कृषिगत क्रियाएं मिलकर उत्पादन में सहयोग देती हैं। अब ये इस काल्पनिक गांव की कहानी से हम ये समझ गए हैं कि उत्पादन के लिए ये सारी क्रियाएं किस प्रकार से आपस में समायोजित हैं। इस काल्पनिक गांव पालमपुर की इस कहानी से हम ये समझे हैं कि जो उत्पादन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न हो पाती है। तो इस गांव में होने वाली विभिन्न क्रियाओं और गतिविधियों के माध्यम से हम ये समझ गए हैं कि उत्पादन किस प्रकार से होता है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इसी आधार को लेकर हम व्यापक स्तर के ऊपर अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे।